जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है, इसका अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन, इसका A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। ये क्लास 7 साइंस के लिए आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। और आज की इस वीडियो में पार्ट 7 जंतुओं और पादप में परिवहन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे। बच्चों सबसे पहले इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में आप क्या करोगे, जो फर्स्ट बॉक्स आपको दिया है बच्चों, इसमें आप लिखोगे महाशिरा। सेकंड वाले बॉक्स में हम लिखेंगे दाया आलिंद, और ये है बच्चों यहाँ पर कक्षों के बीच की विभाजन की दीवार। नेक्स्ट बच्चों जो आपका है, इसमें आप लिख लोगे महाधमनी, फिर इसमें फुफ्फुस धमनी, नेक्स्ट में फुफ्फुस सिरा आपका आएगा, फिर आएगा बच्चों आपका वाया आलिंद, नेक्स्ट आएगा आपका वाया नीले, और नीचे बच्चों आपका आ जाएगा दाया नीले। चलिए ये कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में बच्चों हमारा आ जाता है सही विकल्प, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है सही विकल्प चुन करके सही पर निशान हमें लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में जाइलम की भूमिका का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। ऑप्शन में बच्चों हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट बच्चों, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कैसे होता है। ऑप्शन में ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। ए वाला जो आपका ऑप्शन है, लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से, ये हमारा सही आंसर है। बच्चों इसके बाद में है हमारा तीसरा प्रश्न, पौधे और जंतुओं में परिवहन प्रणालियों के बीच क्या समानता मौजूद है। ABCD हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, इस वाले प्रश्न में हमारा ए ऑप्शन, दोनों परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, पौधों से जड़ों तक पत्तियों तक पानी के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। सक्रिय परिवहन, उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन या कोशिका क्रिया। तो बच्चों सी ऑप्शन बाष्पोत्सर्जन आपका सही आंसर है। जैसे कि हम जानते हैं धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो बताइए कि फुफ्फुस धमनी के संबंध में निम्न में से कथन क्या है। तो जो विकल्प ए और बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन आपका बच्चों सही आंसर है। ओके, तो सी वाले ऑप्शन पर आप सही उत्तर लगाओगे। चलिए बच्चों आप देख लेते हैं आपके रिक्त स्थान यहाँ से हमें दिए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। कुछ शब्द हमें पहले से दिए हैं, जैसे कि परिसंचरण, स्टेथोस्कोप, हीमोग्लोबिन, बाष्पोत्सर्जन और पट्टिकाणु। बच्चों जो पहला वाला रिक्त स्थान है, पहले नंबर के रिक्त स्थान में आएगा, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग का वर्णक होता है। तो पहले रिक्त स्थान में हमारा आ जाएगा क्या बच्चों, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, हृदय में रक्त वाहिनियाँ मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा परिसंचरण तंत्र। अब है सेकंड, चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा स्टेथोस्कोप। चोट लगने के बाद रक्त का थक्का जमने का कारण रक्त में उपस्थित पट्टिकाणु कोशिका हैं। तो इसमें आप करोगे पट्टिकाणु। फिर है बाष्पोत्सर्जन क्रिया पादप को ठंडा रखने में सहायक होती है। तो इसमें आपका आ जाएगा बाष्पोत्सर्जन। चलिए लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न देखते हैं। रक्त किस प्रकार का पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, समझाइए। तो दूसरे नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, रक्त पाचन क्रिया में सहायक होता है क्योंकि यह अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाता है। ओके, तो ये है आपके दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। क्या कारण है कि सिराएं रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देती हैं। तो बच्चों तीसरे नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा, सिराओं में बल्ब होते हैं जो रक्त को केवल एक दिशा में यानी हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। अभी चौथे नंबर का प्रश्न, मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों की संरचना सिराओं से किस प्रकार भिन्न होती है। तो चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, धमनियों की दीवारें मोटी और लोचदार होती हैं जबकि सिराओं की दीवारें पतली और कमजोर होती हैं। धमनियां उच्च दबाव पर रक्त को ले जाती हैं जबकि सिराएं में दबाव कम होता है। तो ये है आपके चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न है, जिस प्रकार मानव शरीर का हृदय 4 कक्षीय होता है, क्या उसी समान सभी जंतुओं का हृदय होता है। यदि नहीं तो मानव से भिन्न हृदय वाले के लिए 4 जंतुओं के नाम हमें लिखना है। अब इस वाले पाँचवें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, नहीं सभी जीवों का हृदय 4 कक्षीय नहीं होता, जैसे कि मछली का 2 कक्षीय, ओविचर जैसे मेंढक का 3 कक्षीय, सरीसृप जैसे सांप का 3 कक्षीय और पक्षी का 4 कक्षीय होता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, क्यों। तो उत्तर में हम लिखेंगे, पसीने में घुली हुई लवण सामग्री कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे छोड़ती है जो सूखने के बाद दिखाई देते हैं।
लघुत्तरी टाइप के प्रश्न है, रक्त का लाल रंग जिस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है उसका नाम लिखिए। इस वर्णक की कमी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है? तो 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, थकान और कमजोरी महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता तो वह भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करते? 8वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता, लेकिन वे अपने शरीर की कोशिकाओं द्वारा सीधे पानी से ऑक्सीजन और भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न क्रमांक 9 जो आपको दिया है इसे समझते हैं। मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा? तो 9वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, उत्सर्जन की क्रिया ना होने पर शरीर में विषैली पदार्थ जमा हो जाएंगे, जिससे शरीर में विषाक्तता बढ़ जाएगी और अंगों का सही तरीके से काम करना रुक जाएगा, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये है आपके प्रश्न का उत्तर प्रश्न क्रमांक 9 के लिए। इसके बाद में हम देखते हैं आपका 10वां प्रश्न, जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाई जाने वाली धमनियों और पौधों में पाए जाने वाले पोषक वाहक से किस प्रकार समान है, समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे, जंतुओं में धमनियां रक्त पहुंचाती है, जबकि पौधों में फिलोएम पोषक तत्वों का परिवहन करता है। दोनों परिवहन तंत्र हैं जो आवश्यक तत्वों को पूरे शरीर या पौधों में पहुंचाते हैं, जो दोनों में परिवहन तंत्र के रूप में समानता दिखाता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उपरोक्त दिए गए पौधों में से किस पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होती है और क्यों? तो बच्चों 2 चित्र दिए हैं, एक में ज़्यादा पत्तियां हैं, चित्र बी में कम है। तो चित्र ए में कम पत्तियां हैं, चित्र बी में ज़्यादा, इसलिए चित्र बी में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है तेज होगी, क्योंकि पत्तियां जो हैं अधिक वाष्प को खींच करके और उत्सर्जित करेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र का कार्यप्रणाली को चित्र सहित समझाना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप चित्र देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये चित्र आपका है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। ये मूत्ररंध्र, मूत्रमार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, वृक्क, ठीक है। इसके नीचे आप लिखोगे, मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग किडनी है, जो रक्त से विषैले पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। मूत्रवाहिनियाँ किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं और मूत्रमार्ग से शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देती हैं। और जो 13वें नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है, उसकी क्रियाविधि समझाइए। तो 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, मानव शरीर में हृदय एक ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करता है। हृदय का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से युक्त रक्त का वितरण करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, यदि फिलोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो तो पौधे की वृद्धि और विकास पर संभावित परिणामों पर चर्चा करें और लिखें। तो 14वें नंबर की आ वाली प्रश्न का उत्तर आपका ये है, फिलोएम के अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त होने से पौधों के हिस्सों में पोषक तत्वों का परिवहन रुक जाएगा, जिससे पौधों की वृद्धि और विकास प्रभावित हो सकता है। पौधों की कमी के कारण पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगेगा। पोषण की कमी के कारण पौधा जो है धीरे धीरे मुरझाने लगेगा। इसी का बा वाला प्रश्न हमसे पूछा है, जाइलम क्या है, ये पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है, चर्चा करें एवं लिखें। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, जाइलम पौधे के विभिन्न भागों में जल और खनिज का परिवहन करता है। यह प्रक्रिया पौधे में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि जल प्रकाश संश्लेषण और अन्य शारीरिक कार्यों के लिए जरूरी है। परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का सचित्र वर्णन करना है, तो हमें वर्णन भी करना है और चित्र भी बनाना है। चलिए पहले हम लिखते हैं, परिसंचरण तंत्र में हृदय, धमनियाँ, सिराएं और कोशिकाएं शामिल होती हैं। हृदय रक्त पंप करता है, धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाती है, सिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक लौटाती है और कोशिकाएं ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं। फिर जो आपका ये चित्र है, ये चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है, परिसंचरण तंत्र का। तो ये है आपका चित्र। अब हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट नंबर 1 आपका आ जाता है, स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए और कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो ये है स्टेथोस्कोप के मॉडल। और इसके बाद में प्रोजेक्ट नंबर 2, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को सीने में अचानक तेज दर्द, घबराहट और तकलीफ होने लगती है। आप साथियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकाल कर लिखें उसे क्या
करना चाहिए। तो किस अंग के विशेष डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए? तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं, उसके पास आना चाहिए। कौन सी जांच कराना उचित होगा? तो ईसीजी और ब्लड टेस्ट कराना उचित होगा। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो मरीज को आराम दें, शारीरिक मेहनत से बचें और ताज़ी हवा में रखें। तो जो ये आपका अध्याय 7 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अध्याय 8 की सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।